नमस्कार आप सभी को सुप्रभात। आज चर्चा करते हैं उत्तराखंड के राजनीतिक परिदृश्य पर। अभी चुनाव का चौथा चरण समाप्त हो चुका है, लोकसभा चुनाव 2024 का। बाकी के बचे हुए चरणों में काफ़ी कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। परिणाम क्या होंगे ये तो लोकसभा चुनाव के महाउत्सव के दिन यानी परिणाम के दिन पता चलेगा। तो आज हम जानते हैं अलग अलग हमारे साथी हैं उत्तराखंड से जो पर्यावरण के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं और अपनी एक अच्छी पकड़ रखते हैं। तो ऐसे कुछ मित्रों से आज हम बात करेंगे। तो इसी क्रम में लीजिए हम सबसे पहले आज मुखातिब होते हैं हरीश जोशी जी से, जो कि पर्यावरणविद भी हैं और लेखक भी हैं। तो जानते हैं उनके विचार उत्तराखंड के राजनीतिक परिदृश्य पर और लोकसभा चुनावों की जो सरगर्मियां अभी जारी हैं इस पर उनका क्या मानना है, क्या विचार है, उनको सुनते हैं। आज की परिचर्चा में जो दो महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोगों के बीच में हैं, पहला तो है कि उत्तराखंड की दशा और दिशा। इस प्रश्न पर हम कुछ बात आगे बढ़ाएं उससे पहले हमें ज़रा सा लौटना होगा। हमें याद करते हैं वर्ष 1990 का वो दशक, जिस वक्त उत्तराखंड को पृथक पर्वतीय राज्य बनाए जाने की एक मांग, एक जनता की मांग, एक जनज्वार जब सड़कों पर था, उस वक्त भी यही प्रश्न उठता था कि उत्तराखंड की दशा क्या होगी, इसकी दिशा क्या होगी। पर ये प्रश्न उत्तराखंड के बनने के दिनों के दौरान पूरी तरह से हाशिए पर चला गया, क्योंकि उस वक्त लोगों को ये हो गई कि उत्तराखंड की सत्ता किस तरह से चलेगी। क्योंकि जो उत्तराखंड राज्य चाहने के विजनरी थे, जो स्वप्नद्रष्टा होते थे, वो लोगों की सत्ता में भागीदारी नहीं रही। वो लोग सत्ता के भागीदार हो गए जिन्होंने इस राज्य की कभी परिकल्पना करी ही नहीं थी। तो यहीं से इस राज्य की एक ऐसी गलत बुनियाद पड़ी जिसको कि हम आज 24 सालों के बाद वो एक ऐसा नासूर बन गया है। तो अब तो दशा और दिशा पर बात करना कुछ बेईमानी जैसा लगता है, क्योंकि चारों तरफ अगर हम देखें तो एक इस तरह का लूट खसोट का साम्राज्य बना हुआ है कि जो भी व्यक्ति पदों पर पहुंच रहा है वो अपने लिए इतना कुछ जोड़ दे रहा है कि आगे एक दूसरे को उसके साथ एक ऐसा माहौल तैयार हो जा रहा है कि मतलब एक खाई बन गई है लोगों के बीच में। एक और वो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा सुविधा संपन्न हो गए हैं, राज्य की स्थितियों को किसी बारीकी में कहीं पर देखा नहीं जा रहा है। कुछ ऐसे जनमुद्दे हैं जिनको पूरी तरह से सत्ता द्वारा, सत्ता के प्रतिष्ठान द्वारा, संगठनों द्वारा उसकी लगातार उपेक्षा की जाती रही है। अगर आप देखें कि 24 साल के उत्तराखंड में मुख्यमंत्रियों की जो लगातार बाढ़ आई है, एक हिसाब से मुख्यमंत्रियों की नर्सरी पैदा हुई है। तो इस नर्सरी के अंदर में मुख्यमंत्री तैयार हो रहे हैं, लोग अपने पदों पर जाके शासन कर रहे हैं, शासन करके बाहर निकल जा रहे हैं, सुविधाएं जुटा के अपनी पीढ़ियों तक का भला कर ले रहे हैं। न केवल लोग पदों पर जाकर, बल्कि पदों पर गए लोगों के पिछलग्गू लोग भी आज अपने स्तर को इतना ऊंचा उठा चुके हैं कि आम जनता के दिमाग में एक बात आती है कि मतलब अगर ये उत्तराखंड राज्य में अगर इस तरह की दुर्गत यहाँ की जनता की होनी थी। मुद्दे देखिए, अब मुद्दे इतने इतने ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कि आज लोग बात ही करने को तैयार नहीं है। अभी हमें याद आता है कि अभी जनवरी के महीने से लेकर मार्च तक हम लोग सड़कों पर रहे। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था कि पहाड़ की खेती बर्बाद हो चुकी है। पहाड़ की खेती के जंगली जानवरों ने, बंदरों ने इस स्थिति में पहुंचा दिया है। आंकड़े इनके पास इतने बड़े लोक लुभावन आंकड़े हैं कि वो कहते हैं कि हम लोग कृषि के क्षेत्र में उन्नति कर रहे हैं। भाई कृषि हो ही नहीं रही तो उन्नति कहाँ पर से हो रही होगी। तो कई सारे मुद्दे हैं। अब देखिए, अब इन्वेस्टर्स मीट चल रही है कि उत्तराखंड को एक प्रोडक्ट के रूप में चिन्हित करके देश में विदेश में जो आपके पूंजीपति लोग हैं उन तक इस बात को पहुंचाया जा रहा है कि भाई उत्तराखंड में आप लोग निवेश करिए। निवेश कौन करेगा? निवेश एक व्यापारी करता है। व्यापारी की जो शब्दावली होती है, व्यापारी शब्दावली में एक ही शब्द होता है, मुनाफा। और व्यापारी वहाँ पर निवेश करता है जहाँ पर उसको मुनाफे के आसार नज़र आते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उत्तराखंड के अंदर में जो यहाँ की चीज़ें हैं, जो यहाँ के साधन हैं, जो यहाँ के संसाधन हैं,
तो उन संसाधनों को एक हिसाब से प्रोडक्ट बना दिया गया। प्रोडक्ट वो होता है जिसकी आप बिक्री कर सकते हैं, जिससे आपके साथ लाभ और हानि का सवाल जुड़ा रहता है। तो अब हम तो देखें, जब उत्तराखंड की दशा और दिशा को लेकर बात की जाती थी उत्तराखंड राज्य की मांग के दिनों में, तब उन दिनों जल, जंगल और ज़मीन, तो ये तीन ऐसे मुद्दे होते थे जिनको लेकर इस उत्तराखंड की एक बहुत बड़ी संपत्ति इनको माना जाता था। पर आज स्थिति इतनी विकट हो चुकी है कि जल, जंगल और ज़मीन, ये तीनों ही मुद्दे ऐसे हैं, न तो इन पर कोई चर्चा करता है, क्योंकि आज लोगों के जो विकास के प्रतिमान हैं, जो विकास के उनके मानदंड हैं, वो देख रहे हैं कि कहाँ तक सड़कें हमने पहुँचा दी हैं। वो सड़कें जो पहुँची हैं, अगर आप देखिए उसको, तो उन सड़कों की हालत क्या है। यहाँ तक कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जो है राज्य के अपने जो राजमार्ग हैं, उनकी इतनी दुर्गत हो चुकी है कि पीछे अब उनके मेंटेनेंस की तो कोई बात ही नहीं हो रही है। दूसरा जो एक जो बजट है, वो बजट का सम्यक उपयोग, जो चीज़ धरातल पर लगनी चाहिए थी, वो लोगों के पालन पोषण में, लोगों के अलग तरह की जो अंडर टेबल एक्टिविटी जिसमें कह सकते हैं, तो धरातल पे जो बजट जा रहा है और जो वास्तविक बजट होता है, तो कुछ ऐसे ये ऐसे प्रसंग हैं जिन पर कोई आज बात करने के लिए तैयार नहीं है। तमाम तरह की चीज़, जैसे जैसे सत्ता बदलती रहती है, वैसे वैसे इनकी टैगलाइंस भी बदलती रहती हैं। तो अब समझ में ये नहीं आता है कि अगर वास्तव में इतना कुछ है तो ये भ्रष्टाचार आ कहाँ से रहा है। तो मैं तो ये देखना चाहूँगा, और इस पर बात भी करना हम लोग को चाहिए कि हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं और उसकी दशा क्या होगी। तो दशा और दिशा तो एक ऐसे प्रश्न हो चुके हैं कि मतलब जिस 35 साल पहले या 40 साल पहले दशा और दिशा के मुद्दों पर बात करना तो कोई बात नज़र आता था, तो अब एक 24 साल की एक ऐसी अवस्था होती है कि 24 साल में एक आत्मनिर्भरता की बात हो जानी चाहिए थी। पर आत्मनिर्भरता तो कहीं से कहीं तक देखने के लिए मिल नहीं रही है। पूरी तरह से उत्तराखंड राज्य फंड ड्रिवन हो चुका है कि अब आप देखिए, कोई निर्णय लेने होते हैं तो आज तक ये 24 साल के भीतर में जितने भी मुख्यमंत्री आए हैं, उनका एक पैर दिल्ली में रहता है। तो एक चुने हुए विधायकों की सरकार में से जो एक मुख्यमंत्री बनता है, उसको इतना नहीं विवेक है कि वो निर्णय अपने दम से ले सके। उसको अगर कोई योजना लेनी होती है, किसी योजना के ऊपर से कोई निर्णय लेना होता है, तो उसको उनके दिल्ली दरबार में अपनी दस्तक देनी पड़ती है। तो ये कहाँ की डेमोक्रेसी है, ये कौन सा लोकतंत्र है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार चलती कैसे है। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न हमारे बीच में से हैं जिन पर चर्चा बहुत ज़रूरी है, और ऐसी परिचर्चाएं होती रहें। दूसरी बात, जो दूसरा प्रश्न आज का बहुत महत्वपूर्ण है कि उत्तराखंड के जो वर्तमान लोकसभा के चुनाव हैं, उसमें किसका पलड़ा भारी है। इसके बारे में कोई ऐसी भविष्यवाणी करना तो एक बहुत जल्दबाजी होगी। तो जहाँ तक हमने इस पूरी चुनाव की प्रक्रिया को देखा है, तो इसमें बहुत बड़ी असफलता हमारे तंत्र की रही है कि अब देखिए, मतदान का प्रतिशत, इतना एनर्जी, इतनी ऊर्जा और इतना संसाधन इसमें झोंका गया, उसके बाद भी मतदान का प्रतिशत निकल के नहीं आया। तो क्यों लोगों का लोकतंत्र से मोह भंग होते जा रहा है। अब आप देखिए, अब जो कहते हैं, जो हमारा अपना अनुभव है, क्योंकि पिछले 4 दशकों से मैं भी चुनाव की प्रक्रिया को देख रहा हूँ, उसमें प्रक्रिया में हम लोग भागीदार रहते हैं। बतौर पत्रकारिता, बतौर लेखक हमने उन चीज़ों को कवर किया है। तो मेरा तो मानना ये होता है कि जहाँ तक चुनाव का मत प्रतिशत कम होता है, तो उसमें जो सत्ता प्रतिष्ठान होता है उसको लाभ होता है। पर लोकसभा का चुनाव क्योंकि बड़ा चुनाव होता है, तो अब इसमें पलड़ा किसका भारी होगा ये कहना तो बहुत जल्दबाजी होगी। और परिणाम तो आने के लिए कोई 15 दिन का समय अभी और बचा हुआ है, 15 से 20 दिन का। तो ये चीज़ें तो सब क्लियर हो जाएंगी। पर वस्तु स्थिति जो है चुनाव के प्रति, तो हमें ये देखना होगा कि चुनाव के प्रति लोगों का मोह क्यों भंग होते जा रहा है, क्यों लोग चुनाव की जैसी प्रक्रिया में भागीदारी नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ों पर तो आज कोई चर्चा करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है। लोग ये समझ रहे हैं कि हमने अपने कर्तव्य की तीसरी कर ली, हमने लोगों के बीच में जाके स्वीप जैसे अभियान चलाए, लोगों से कहा। तो फिर उन कारणों के पीछे कि हम लोग कहाँ सफल हुए हैं, क्यों नहीं मतदाता निकल के आपके पोलिंग बूथ तक जा पा रहा है। तो ये ऐसी परिस्थितियाँ हैं, इन पर अध्ययन और इनका विवेचन और इसके बाद एक आगे की दिशा तय करना, ये हमारे लोगों का, हमारे तंत्र का काम है। तंत्र के हम चाहेंगे कि तंत्र ऐसा कुछ काम करे कि उसमें लोग का विश्वास बढ़े। पर हो क्या रहा है कि तंत्र और लोग तो पूरे तरह से विरोधाभासी सा हो गया है कि लोग कहता है कि कहाँ है तंत्र, और तंत्र कहता है कि लोग हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये लोकतंत्र, तंत्र और लोग की एक आपसी बहस में
जो हमारे विकास के मानक हैं, जो विकास की जो एक चुनाव का जो एक स्वस्थ वातावरण बनना चाहिए था वो नहीं बन रहा है। तो अब लाभ किसका होगा, पलड़ा किसका भारी होगा, ये कोई दूसरी तरह के प्रश्न है। पर हम ये कह रहे हैं कि जिसका भी पलड़ा भारी हो, सरकार जिसकी बन रही है, वो आपकी जनता के प्रति, वो जनता के मुद्दों के प्रति कितना कितना ईमानदार है, कब वो किस तरह की बातें कर रहा है कि हमारी राजनीति, हमारे प्रदेश की राजनीति क्यों नहीं एक आदर्श राजनीति बनने जा रही है। तो साधन संसाधनों का सवाल है, तो एक बिल्कुल कोरिलेटेड से, मतलब एक अंतर्निहित दोनों ही मुद्दे हैं कि उत्तराखंड में चुनाव क्या है या उत्तराखंड की दशा और दिशा क्या है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे जो और टिप्पणीकार हैं, जो की ओर से भी इस तरह के मुद्दे निकल के आएंगे। और निश्चित रूप से जो आज की हमारी ये परिचर्चा है, ये जो प्रश्न उठाए गए, प्रश्न बिल्कुल अनंत हैं। अनंत हरिकथा अनंता कहा गया है। तो उत्तराखंड में तो ये समझिए कि समाधान का अभाव है, मुद्दों का अभाव नहीं है। मुद्दे इतने ज़्यादा हैं, नदियों के मुद्दे हैं, हम जंगलों के मुद्दे हैं, हम देखें यहाँ के विकास के मुद्दे हैं। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं, अंतहीन मुद्दे हैं। तो इन पर परिचर्चा, अगर हम चाहें तो परिचर्चाओं की एक पूरी श्रृंखला तैयार होती रहेगी। तो हम चाहेंगे कि अगर हमारे नीति नियंताओं तक, हमारे नीतिकारों तक ये बातें अगर ठीक से असर कर पाती हैं, तो निश्चित रूप से जनता की आकांक्षाओं वाला उत्तराखंड बनने में अभी भी कोई देर नहीं हुई है। जब जागो तब सवेरा कहा गया है। पर सवाल है कि एक ईमानदार नेतृत्व की, एक जनता के प्रति समर्पित नेतृत्व की, अगर जो ये अपनी बात को कह सके कि हम लोग जो चुनावी नारे देते हैं, जिन नारों के दम पर हम लोग सत्ता तक, सत्ता की ताकत तक पहुंचते हैं, अगर हम लोग वास्तव में उन मुद्दों के प्रति ईमानदार हैं, तो निश्चित रूप से जनता की आकांक्षाओं वाला राज्य बनने में कोई देर नहीं होती है। नमस्कार, धन्यवाद। तो साथियों, आज आपने सुना उत्तराखंड की दशा और दिशा पर, वर्तमान लोकसभा चुनाव पर लेखक और पर्यावरणविद हरीश जोशी जी को, उनके विचार आपने सुने और कुछ महत्वपूर्ण समाधान, कुछ सुझाव भी उन्होंने अपने इस पूरे साक्षात्कार में दिए हैं। अगली कड़ी के रूप में हम किसी और साथी से रूबरू होंगे, बात करेंगे उत्तराखंड के अन्य मुद्दों पर। तो तब तक के लिए दीजिए इजाजत विपिन जोशी को, और अब देखते रहिए, बने रहिए स्वर स्वतंत्र से। लॉग इन कीजिए, हमारा न्यूज वेब पोर्टल है स्वरस्वतंत्र.in, और अपना सहयोग कीजिए, स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ने में मदद कीजिए। नमस्कार, होती है मुलाकात अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ।